औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन व हज़रात, आज यकीनन एक और हिस्टोरिक डे, तारीखी दिन था पाकिस्तान के लिए। यकीनन हम जानते हैं कि वो तारीखी दिन अदालत उज़्मा में होने वाली कार्रवाई की वजह से भी था, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई है। इसको यकीनन पूरे पाकिस्तान ने बड़े गौर से देखा भी है नशरियात की वजह से। लेकिन उसके अलावा कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास, ऐसे फैसले किए गए जो कि यकीनन तारीख में पहले कभी नहीं हमने देखे। न सिर्फ ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि मुल्क की अस्करी क़यादत और मुल्क की सिविल क़यादत, तमाम तर छोटे बड़े इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी के इदारे, चारों सूबों के आईजीज, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी सर जोड़कर बैठे और बड़े अहम फैसले किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में। यकीनन ये वो अहम तरीन फैसले थे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बड़े असरअंदाज होंगे। और जैसा कि आप हेडलाइंस में सुन रहे हैं, जो गैर मुल्की तारीखें बताए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अब उनको डेडलाइन दे दी गई है। 1 नवंबर पे उनके खिलाफ सख्त और शदीद एक्शन होगा, बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मैंने ये सुना कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बिना पासपोर्ट के आ जाते हैं। यकीनन हम जानते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए और एक आम आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारे गैर मुल्की बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट्स के इलीगली पाकिस्तान में आ जाते हैं और कई साल यहाँ क़याम करते हैं, स्मगलिंग का भी हिस्सा रहते हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा रहते हैं। और अब एक्शन ले लिया गया है। अब देखना यह कि एक्शन कितना स्टडी होगा, कितना जल्दी होगा और इसमें कितनी शफाफियत आएगी। हमें याद रखना चाहिए मुल्क में 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, 44 लाख। जनवरी से अब तक 24 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिनमें से 14 अफगानियों ने किए हैं। जिसके बाद ये बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी अब आपको यकीन दिलाते हैं कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदेही करने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो निशानदेही करेगा उनको भी इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये एक्शन कितना जल्दी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्शन होगा, थोड़े वक्त के लिए होगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा। सरफराज बुगटी साहब, हमारे निगरां वजीर दाखिला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, तो आप भी सुनिए। जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। किसी भी इस किस्म की वायलेंस, दहशतगर्दी, बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन हम पिछले 76 सालों से कैसे चल रहे थे, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आने वाले हमारे 76 साल कैसे होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू डिस्कस विद यू। सर, आज जो सिचुएशन हमने देखी पाकिस्तानियों ने, यकीनन तारीख में पहली बार देखा गया कि अस्करी और सिविल क़यादत, सारे छोटे बड़े सिक्योरिटी के इदारे, सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरी सर जोड़कर बैठे। कौमी एपेक्स कमेटी हुई, आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे और बड़े फैसले किए गए। एक तो ये इकदाम आपको कैसा लगा ब्रिगेडियर साहब, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और ये फैसला कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी नजर में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को इस पर जो चैलेंजेस दरपेश है, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपका माशी चैलेंज है। माशी चैलेंज के लिए आप उस वक्त तक यहाँ पे इन्वेस्टर्स को राजी नहीं कर सकते, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले में, लोकल इन्वेस्टर्स, कि जब तक हालात पुरअमन ना हो और यहाँ पे आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो काबू में ना हो। उसके लिए 4 से 5 ऐसे सीधा चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया गया कम्युनिटी के लेवल से, जो अगर एड्रेस कर लिए जाएं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इकोनॉमी जो है वापस पहिए पे अपना पटरी पे चढ़ जाएगी। इन 5 चीजों के अंदर मंशियात थी, ज़ख़ीरअंदोज़ी थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, स्मगलिंग थी और सबसे बड़ा चैलेंज आपके जो यहाँ अफगान महाजरीन या दूसरे जो महाजरीन दूसरे मुल्कों से हैं, तो इन तमाम के ऊपर हाथ डाला गया है। आज बिलखुसूस जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, उस लिहाज से एक तारीखी थी, जैसे आपने अपने बयानिया में भी कहा कि उसमें तमाम जो आपके चीफ सेक्रेटरीज हो गए, आपके आईजीज हो गए मुख्तलिफ सूबों के, और आपकी पॉलिटिकल और सियासी क़यादत और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, किसी को भी नहीं छोड़ा गया और तमाम को लाया गया। और जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान अगर माजी में कहीं रिपोर्ट भी हुआ है, तो आज की एक्टिविटी से वो तमाम एक पेज पे आ गया और एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट
होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश की गई है। अभी आपके जो माजरीन है बेसिकली वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 मिलियन से ऊपर हैं, जिसमें से 5-1 मिलियन जैसे आपने कहा 44 लाख रुपए, लेकिन 44 लाख महाजरीन, लेकिन अभी तकरीबन वो 50 लाख के करीब यहाँ पे हुए हैं इस वक्त, जिसमें से 1.3 मिलियन जो 13 लाख लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारे इलीगल हैं और इसके अलावा दूसरे ममालिक के भी यहाँ माजरीन हैं। अभी माजरीन जब यहाँ पे आते हैं तो अच्छी जॉब जब नहीं कर सकते मैक्सिमम ऑफ देम, तो वो क्या करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में चले आते हैं, वो छीना झपटी करते हैं, वो डाके करते हैं, पैसे लेके जो है हमले करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे आपने कहा कि पिछले 2 महीने में जो 24 दहशतगर्द हमले हुए हैं, उसमें 14 अफगानी जो हैं वो शामिल थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा एम्बिशियस प्लान लाया गया है कि 1 माह का राइट टाइम सर। दिया गया है कि इसके बाद अफगान महाजरीन यहाँ से कभी बगैर पासपोर्ट के कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। सर 1 माह का और टाइम जितने क्यों लोग दिया यहाँ पे सर? गए 1 माह का टाइम क्यों दिया ब्रिगेडियर साहब? इमीडिएट इफेक्ट भी तो हो सकता था। देखिए, 2 चीजें इंडिकेट करती हैं। पहली ये कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के होते हुए जो आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच होती थी, अब वो नहीं है क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स नहीं है, कोई इनका वोट बैंक नहीं टूट रहा, तो लिहाजा वो समझते हैं कि इस तरह करने से ये हो जाएगा। सेकेंडली ये आपका कॉन्फिडेंस भी शो करता है। ये तमाम लॉ एनफोर्समेंट ने कॉन्फिडेंस शो करता है कि एक छत तले जब बैठे हैं तो शायद वो इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया, उनके लिए इनाम का ऐलान किया गया, एक वेब पोर्टल बनाई गई है, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखा गया किसी का राज में करते हुए लोग करेंगे, तो आपने कभी तो शुरू करना है। अभी आपकी जो गवर्नमेंट की जो केयर टेकर है, मजीद 1-2 महीने इतना इसकी है मुद्दत है जब तक इलेक्शंस नहीं होते, तो उससे राइट, पहले आपने लाजमी चीजें इनिशिएट राइट करनी है। ब्रिगेडियर साहब। और इनिशिएट करने के लिए आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि लोगों के यहाँ पे काफी अब तो फैमिलीज हो गई, 2-2 3-3 जनरेशन से पाकिस्तान में रह रही है, चीजें लाइकली हैं। लेकिन जब आप की सिविल सोसाइटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर ये काम करेंगे पाकिस्तान की खातिर कि जिसमें हमारी इकोनॉमी वापस पहिए पे आए, और जो ये 30 कहते हैं कि 30% आपकी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानियों के हाथों में, जब दिल करता है आपका रुपये की कीमत गिरा देते हैं, जब दिल करता है चढ़ा देते हैं। तो अभी जब वो खुद क्लेम करते हैं कि हमारे 88 रुपए का $1 उनके अफगानिस्तान में मिलता है, तो अपने मुल्क में जाएं, वहां करेक्ट। जाके बिजनेस करें। और जिस तरह से उन्होंने इसको अब्यूज किया आपके अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, कि वो वहां से पाकिस्तान से लेके जाते हैं माल को और उसी पहिए पे वापस ले आते हैं पाकिस्तान में, राइट जिसकी ब्रिगेडियर वजह से साहब। ना सिर्फ आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई है, बल्कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरह से हो रही है, सर सॉरी टू इन इंटरप्ट, तमाम सॉरी चीजों टू को देखते हुए इंटरप्ट मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइए सर, हमने गुज़िश्ता रोज भी ये स्टेटमेंट सुना था, हमारे आर्मी चीफ की लीडरशिप में स्टेटमेंट आया था कि जो सिक्योरिटी एहलकार भी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। तो डोंट यू थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम? सबसे पहले उनकी निशानदेही होनी चाहिए जो हमारे अफसरान हैं जो मुलव्वस हैं स्मगलिंग में, इन गैर कानूनी लोगों को मुल्क में आने देने में, उनका कोर्ट मार्शल अगर पहले हो जाए तो आवाम को अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा और आवाम खुद से रिपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे इस तरह की हर किस्म की एक्टिविटी को। देखिए, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट कोई आर्मी ऑफिसर्स की या रेंजर्स की, एफसी की इन्वॉल्वमेंट की इको जरूर आती है। माजी के अंदर भी जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं बॉर्डर से, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया गया है। ऑफिसर्स को 48 आवर्स में घर भेजा गया अगर कोई इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई गई, लेकिन एक बहुत मेजोरिटी में नहीं है। प्रोपेगेंडा भी जरूर होता है, लेकिन आप टोटली इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब आपको हुक्म मिला है, तो मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस के साथ अगर आप जाएंगे, और अगर पहले कोई लोकल एरियाज के ऊपर कोई ऑफिसर या कोई जवान या इस तरह कोई कस्टम का एहलकार, कोई भी गवर्नमेंट के दायरे में अगर शामिल भी था, तो उसको अब नहीं बख्शा जाएगा। बड़ा रेजिलिएंट किस्म का स्टेप जो है वो लिया जाएगा। आपने ठीक कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये पहले भी आर्मी का जो इदारा है इसको इतना पॉपुलर जो है, ये इतनी स्ट्रेंथ जो इसकी है, डिसिप्लिन जो है, वो अपने कानून की वजह से। आप एक सिंगल मिस्टेक आर्मी है, आप एक मिस्टेक करें आपको 48 आवर्स के अंदर घर भेजा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अगर बच जाने के कोई चांसेस अगर होते भी थे, तो अब उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और अब तो ज्वाइंट चेक पोस्ट भी बनाई जा रही हैं जिसमें रेंजर, एफसी के और आर्मी के लोग होंगे, उसमें कस्टम के लोग होंगे, और उन ज्वाइंट चेक पोस्ट को बिल्कुल सही कहा कस्टम्स की आपने। पावर ज्यादा। मेरे ख्याल में जब सख्ती से कानून इम्प्लीकेट किया जाएगा तो बिल्कुल ये इंशाल्लाह ताला, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व भी था तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, राइट ब्रिगेडियर पहले साहब, भी नहीं बख्शा, अब भी बिल्कुल नहीं नहीं बख्शा बख्शेंगे। जाएगा। सर ये बताइए कि ये भी कहा गया है कि आज के जो एलामिया आया है सामने कि 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जिसे ई तस्करा कहा जाता है उस पर ही होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी।
तो सर मैं बड़ा सोचने पर मजबूर हो गया कि लास्ट टाइम मैंने जब पाक अफगान बॉर्डर चमन पर विजिट किया था तो बाबे दोस्ती पर हम देखते हैं कि 20,000 से जायद लोग रोजाना कैश ले जाते हैं, अफगानिस्तान एंटर होते हैं अपने पुराने NICs के ऊपर, और कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई वीज़ा नहीं होता, फिर वो वापस भी आते हैं शॉपिंग करके और फिर वो सामान यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, इजीली बड़े शहरों तक पहुँच भी जाता है। सर साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो स्मगलिंग हो रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी अशिया खुरोनोश की नकलो हमल को चेक किया जाएगा, स्मगलिंग में कमी आएगी और जो हुकूमती एहलकार करप्शन मुलविस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें करेंसी स्मगलर्स भी हैं, हवाला हुंडी वाले भी हैं, बिजली चोर भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन सर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ ब्रिगेडियर सर, आप भी कराची में हैं, मैं भी इस वक्त कराची में हूँ। कराची की बड़ी मशहूर बोल्टन मार्केट है, वहाँ स्मगल शुदा साबुन, बिस्किट, दूध, कुकिंग ऑयल, हर चीज, सिगरेट, टोबैको, यू नेम इट दे हैव इट। लेकिन फिर उन मार्केट्स को तो बंद नहीं किया जा रहा, वो तो ओपनली बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर ये कैसा क्रैक डाउन है स्मगल शुदा चीजों के खिलाफ, और क्या ये पॉसिबल है कि हम वो 20,000 लोग जो चमन से रोजाना अफगानिस्तान जाते हैं उनको बोलेंगे भाई पासपोर्ट, क्योंकि पहले भी ये ऐलान हुआ था सर पासपोर्ट का और फिर एहतजाज हुए थे, बड़े खतरनाक खूनी एहतजाज हुए थे चमन में, आप क्या कहेंगे सर? जी देखिए, मैं बिल्कुल कहा कि एक एम्बिशियस प्लान है और वो उनको मैं ऑप्टिमिस्ट होकर कहूँ कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो समझते हैं कि 1 महीने के अंदर ऐसा कर सकेंगे। वो इसलिए कि जब आपके 18th अमेंडमेंट में अगर कोई आपके सूबे जो हैं अगर वो कोई कोऑपरेट नहीं भी करते थे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जबकि एपेक्स कमेटी के तहत आपने जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके दौरान ये स्टेप लिए हैं जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स, पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए कोई रन नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में जब आप इस तरह से होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बोल्टन मार्केट भरी पड़ी है। ऐसे तमाम अशिया से लोग पूछते हैं जब भी खरीदारी के लिए बोल्टन में जाते हैं कि ये कहाँ की बनी हुई, इवन इंडिया की बनी हुई चीजें वहाँ पे मैसर आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पे इदारों की जो है वो कुछ मेरे ख्याल में बिल ना होने की वजह से मुजरिमाना खामोशी, पॉलिटिकल प्रेशर्स, ये इदारों की तमाम मुजरिमाना खामोशी है सर। जब आप एक इतनी बड़ी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज जब इसमें जिनके नीचे तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी, तमाम सिस्टम उनके नीचे काम करता है, जब वो एक पेज पे रहते हुए और इस श्योरिटी के साथ कि उनकी जॉब्स पे हर्ज नहीं आएगा, उनको पॉलिटिकल कोई इम्प्लीकेशंस नहीं की जाएगी, जब ये ट्रस्ट अगर लाजमी बिल्ड होगा तभी एपेक्स कमेटी के लेवल के ऊपर ये डिसीजन लिए। और आप जानते हैं कि जब फौज किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका मिशन अचीव करने उसका सिंगल मकसद होता है। और इंशाल्लाह अगर अब हमारे पास चॉइस है ही कोई नहीं पाकिस्तान के पास, आप कब तक जो है लोगों से दुनिया से भीख मांगते रहेंगे, आप कब तक दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे, कब तक स्मगलिंग की चीजों को आप जायज समझेंगे, कब तक आप नौजवानों को कहानियां सुनाएंगे? आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। राइट आपकी सर। यूथ क्यों इस वक्त नाराज है आपसे? बेसिकली उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन जॉब्स करके फॉरेन कंट्री से वो जॉब्स ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं ब्रिगेडियर साहब भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए कि एक्शन होगा, सबके खिलाफ होगा, अब कोई बचेगा नहीं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब, जो आजकल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बन चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि क्या है सियासी मुस्तकबिल उनका और उनकी जमात का, मुस्लिम लीग नून का। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सियासी शतरंज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बशीर मेमन साहब को हम लाइन करने की कोशिश करें, अगले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपकी कीमती वक्त का। हुजूर, इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लिए एक खुशगवार माहौल बताया जा रहा है, एक डील क्रिएट की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब आ सकें और उनको पावर में दोबारा लाया जाएगा, जमहूरियत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चंद ब्यूरोक्रेट्स के भी तबादले नहीं करा पा रहा। जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन तो मुकम्मल तौर पे पावरफुल है और उनको अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल वो कर भी रहे हैं और करना चाहिए भी, उनको बहुत इख्तियार दिया गया है। जहाँ तक ताल्लुक आला ब्यूरोक्रेट के तबादलों का है, मेरा ख्याल है ये सेक्रेटेरिएट में जो वफाकी लेवल के ऑफिसर्स हैं, इनके तबादलों का अगर डायरेक्टली ग्राउंड से ताल्लुक ना हो तो फिर इस तरह के तबादलों से भी एक अजीब सा माहौल पैदा होता है, उसकी भी शायद ज़रूरत नहीं है। लिहाजा एक बैलेंस होना चाहिए और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ तबादले करा लेने चाहिए और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार है, वो बेबस नहीं है।
सर लेवल प्लेइंग दूसरी फील्ड, गुजारिश ये है, सर कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। दूसरी गुजारिश ये है, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तो हमने गिले शिकवे किए अपनी जमात के अंदर बैठ के, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर डिस्कशन हुई और फिर जमात ने जनाब आसिफ जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि वो मुशावरत के ज़रिए इस बात का इलाज कराएंगे कि जो हमारे गिले शिकवे हैं, जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कराया जाए। तो जब तक, अब मेरा ख्याल है जल्दी उसकी मीटिंग होने वाली है हमारी पार्टी की, तो उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से राय दे सकेंगे। अभी तो उस पर राय देना मुनासिब नहीं है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक ये है कि इलेक्शन जमहूरियत का मुस्तकबिल, किसी भी जमात के साथ कोई मखासमाना या मफाहमाना रवैया रियासती इदारों का नहीं होना चाहिए, पीटीआई के साथ भी, प्रिंसिपली नहीं होना चाहिए। जी पीटीआई के साथ भी, जी बिल्कुल, पीटीआई के साथ भी नहीं होना चाहिए। पीटीआई के लोगों का, उनकी क़यादत का अगर किसी केस पे वो मुलव्वस है या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई है, तो वो उसका सामना करें, बिल्कुल करें। लेकिन उस जमात के वो लोग जो सारे अमल में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई मुखासमाना रवैया तो नहीं होना चाहिए। इदारों के अंदर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको मैटर नहीं करना चाहिए प्रिंसिपली। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, कुछ रवैयों के अंदर खींचातानी रहती है, हमारे साथ भी रही, माजी में भी रही। अब हमें सीख लेना चाहिए इस अमल से कि इसने हमारा कोई फ़ायदा नहीं किया, रियासती इदारों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, मुल्क हमने चलाना है जमहूरी निज़ाम से। अगर आईनी तौर पे हम जमहूरी निज़ाम को चलाने के पाबंद हैं, तो फिर हम अगर उसको आधा तीतर आधा बटेर के तहत चलाते हैं, तो उसने भी ना माजी में काम किया है, ना अब वो काम कर सकेगा। हमें अल्टीमेटली लोगों की राय का एहतराम करना होगा, लोगों पे ही छोड़ना होगा और लोगों से ही अपील करनी होगी कि आप बेहतर फैसले करें। ये मैनेज्ड फैसले कभी भी बेनिफिशियल नहीं होंगे। राइट सर। आज से कुछ माह पहले कायरा साहब एक बड़ी आवाज उठी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी मूवमेंट चली थी, लेकिन वो ठंडी पड़ गई है सर, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की है कि स्ट्रेटेजिकली आप करते हैं ना, 4, 5, 6 महीने की कैंपेन, लंबी कैंपेन तो मुमकिन नहीं होता कंटिन्यू करना। आजकल तो इतने अखराजात है कि वही मीट नहीं होते, फिर लंबे अरसे की कोई जमात भी ऐसी मूवमेंट नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद की तैयारियां कर रही है, इसलिए उनकी कुछ मूवमेंट थोड़ी बहुत है, वो होनी चाहिए, हम भी करेंगे। लेकिन हर जमात की ये ख्वाहिश है कि वो उसके क़यादत जो है, वो इतने वोट उस जमात को मिले कि उसकी क़यादत वो अगले वज़ीर आज़म बने, वो अपनी हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश और जायज़ ख्वाहिश है कि बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म बने। हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश और तवज्जो होगी कि हम ये अपना टारगेट जो है जमहूरी तरीके से अचीव करें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी काबिलियत बतौर वज़ीर ख़ारजा साबित की है। जो लोग कह रहे थे कि वो नौजवान हैं, वो ना तजर्बाकार है, सर काबिलियत से उन्होंने ज्यादा साबित किया। सर काबिलियत से ज्यादा मकबूलियत मैटर करती है आजकल, डोंट यू थिंक सो सर? ये बात भी दुरुस्त है, लीडरशिप के लिए मकबूलियत भी बहुत मैटर करती है, लेकिन उनकी मकबूलियत भी है और काबिलियत भी है। सो पीपल्स पार्टी के तो रास्ते रोके गए ना जी सर माजी में। कबूलियत, मकबूलियत, काबिलियत के बाद सर कबूलियत भी बहुत जरूरी है सर। देखिए, कबूलियत तो अवाम के पास ही होनी है, अवाम के पास ही होनी चाहिए। बाकी फिर अल्लाह के यहाँ कबूलियत होनी चाहिए। जहाँ हम कबूलियत के इशारे करते हैं, वहाँ कबूलियत उनको भी नहीं चाहिए और सियासी जमातों को भी नहीं होनी चाहिए। और सर जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह हम जानते हैं, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि निगरान हुकूमत में नून लीग के सारे लोग भरे हुए हैं, जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं कि नून लीग के लिए साजगार माहौल बना दिया गया है, दे विल कम इनटू पावर, उन इशारों को आप जवाब कैसे देंगे सर? उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैंने अर्ज किया ना कि क्योंकि हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू है, ये उसी से रिलेटेड बातें हैं, तो इसके ऊपर फिर ये पार्टी डिसिप्लिन की भी वायलेशन है और अदरवाइज भी इमाम पैदा होते हैं। तो लेट जरदारी साहब होल्ड द मीटिंग विद पार्टी, और वो बताएंगे जब, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे। सर क्या वजह हो सकती है कि जरदारी साहब ने पार्टी वर्कर्स को रोका सर इस पे स्टेटमेंट देने के लिए? जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, उसकी वजह से सर?
जी नेचुरली अगर आपने जमातों से, अगर आपने हुकूमत से, अगर आपने इलेक्शन कमीशन से, जहां जहां से आपको गिले हैं, आपको शिकवे हैं, आपने वो बातें करनी है, तो उससे पहले ही अगर आप खुद सारा कुछ पहले ही तोपे चला बैठे तो फिर फायदा क्या? सर जरदारी तलखी बढ़ जाए तो फायदा क्या? सर जरदारी साहब को ज्यादा वक्त नहीं लग रहा, पहले तो वो एक रात में सारा माहौल बदल दिया करते थे। मैं इस पे समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा वक्त गुजर भी नहीं गया, अभी इलेक्शन में काफी वक्त बाकी है। हाँ, वो बड़े तहम्मुल और तदब्बर से काम करने वाले आदमी हैं, वो यकीनन जो वक्त ले रहे हैं वो उसकी जरूरत होगी। यानी आप भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है और बहुत काम और बड़े सब्र के साथ इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं। दैट्स राइट सर। जी प्रेशर तो जो भी होंगे, मैंने अर्ज किया, उसके ऊपर मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, यानी प्रेशर है क्योंकि ये जरूर। इसका ताल्लुक का, मैंने कहा मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाला इशू है जिसके बारे में मैंने वजाहत की है। लेकिन पीपल्स पार्टी होती, एतराज जरूर होते हैं, एतराज रजिस्टर भी हम कराते हैं, माजी में भी कराते रहे, हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हम उससे खौफजदा नहीं होते। उससे बुनियादी तौर पे हमारा पार्टी का नुकसान क्या होता है, मुल्क का नुकसान होता है। अगर जमहूरी अमल, जमहूरी जमातें हैं, जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचता है तो ये मुल्क का नुकसान है। तो पीपल्स पार्टी इसका हमेशा मुकाबला करती रही है, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, अपनी हैसियत से, अपना जमहूरी तर्ज अमल से वो इसका मुकाबला करती रही है। हम खौफजदा नहीं है। सर पाकिस्तान के बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, साबिक डीजी एफआईए रह चुके हैं, बशीर मेमन साहब जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, कन्वीनर भी हैं कमेटी के जो इस्तकबाल करेगी नवाज शरीफ साहब का। तो सर देखा यही जा रहा है कि नून लीग की तरफ से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो उनको ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे बड़े नाम सामने नहीं आ रहे सर। बशीर मेमन साहब सिंध से ताल्लुक रखते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के हर जगह पे उनके पास अपने उम्मीदवार मौजूद हैं, और बशीर मेमन साहब एक बड़े इदारे के सरबराह रहे हैं, पुलिस के अफसर रहे हैं, उनकी नेकनामी है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक सरकारी मुलाजम का किसी जगह आ जाना वो कोई बहुत पॉपुलैरिटी की अलामत नहीं होता। पीपल्स पार्टी के पास भी लोग बहुत सारे आए हैं, अब पंजाब में भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, आएंगे और भी आएंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। सर ये बताइएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वजीर आजम साहब भी मौजूद थे, चारों सूबों के आईजीज भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज भी थे और बड़े फैसले किए गए, तारीख साज फैसले किए गए। आप कैसे देखते हैं सर इन एक्शंस को? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो चैलेंजेस थे सिक्योरिटी के या बाकी इश्यूज के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल ये एपेक्स कमेटी बनी हुई है, ये पहले से मौजूद है। और इस कमेटी के अंदर बैठ के जब सारी क़यादत बैठती है, एग्जीक्यूटिव भी, पॉलिटिकल भी, तो वो बैठ के अच्छे फैसले करते हैं। जो फैसले हुए हैं, मैंने कुछ सुने हैं, सारे नहीं सुन सका जी सर, तो वो अच्छे फैसले हैं, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान के नज़म को दुरुस्त करके, पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करके, अगर स्मगलिंग कर्टेल की जाती है, पाकिस्तान में 2 नंबरी कर्टेल की जाती है, पाकिस्तान से उड़ने वाला डॉलर रोका जाता है, गैर मुल्कियों की पाकिस्तान में स्कैनिंग की जाती है, दहशतगर्दी के अमल में बेहतरी लाई जाती है, तो ये सारे अमल जो हैं ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के अमल हैं। पर ये काम सर पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में नहीं कर सकी। हमने अटमोस्ट कोशिश की थी, और हमारे दौर में आपको याद होगा जब हम आए थे 2007 में तो क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद 2013 में बहुत निस्बतन बेहतर सूरत हाल हम छोड़ी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने आके उसको फर्दर कंटिन्यू किया। इसी तरह इकोनॉमी कहाँ खड़ी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जब हम आए थे तो ना खाने को गंदम थी, ना चीनी थी, और हम सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे थे, एक जरी मुल्क होते हुए। उस वक्त बावजूद इसके कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आया था, हमने पाकिस्तान की रिकॉर्ड पैदावारें की। पाकिस्तान में जो मटेरियल हम इंपोर्ट करके खाने पीने के अशिया अपना ज़र मुबादला पैसे पे सर्फ कर रहे थे, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे दौर में, और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड टच किया था अपने दौर का, अपने अहद का, एक्सपोर्ट्स का। तो सनतें भी चली, ज़मींदारों को भी खुशहाली मिली, आम आदमी को भी रोज़गार मिला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए गरीब तरीन लोग जो थे, और वो भी कमज़ोर तरीन तबकात, उनको सपोर्ट करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस तरह और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपका अगर वक्त हो तो मैं उसके ऊपर तफसीली बयान भी दे दूं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया। ये तो एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है जिसको बाद की हुकूमतों ने भी एड्रेस करने की कोशिश की है।
और ये ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत ही हल होना है। किसी गवर्नमेंट के पास कोई चमत्कार नहीं है कि Right. साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें एड्रेस कर ले। थैंक यू सो वेरी मच। कमर जमान Thank कायरा you. साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपना विजन, अपनी पार्टी का विजन बता रहे थे। अब भी उनको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। जी हाँ, अब भी उनको लगता है। और यकीनन एक और खबर है जो अब से कुछ लम्हात पहले आई थी, ISPR की जानिब से पाकिस्तान के जवानों ने, पाक फौज ने ऑपरेशन किया है टांक में, और इत्तलात ये आई है कि 10 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। लेकिन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि पाक फौज जो इस पर इकदाम कर रही है, चीफ अवामी स्टाफ जो स्टेप्स ले रहे हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो इंतहाई काबिल दीद है। खराज तहसीन पेश करना चाहिए फौज को अपनी। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा अफसर जो कि एक इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज था, डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ओहदा था, उन पर दबाव डाला गया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। उन्होंने उस दबाव को बर्दाश्त किया। उन पर दबाव डाला गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पर मुकदमात बनाए। उन्होंने बर्दाश्त किया, केसेस झूठे नहीं बनाए। और फिर 2019 में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से पहले उनकी जगह पर वाजिद ज़िया को DGFIA लगा दिया गया और उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और जैसे ही उन्होंने नून में शमूलियत का फैसला किया तो फिर तनकीद करने वाले नाकदीन भी उठ खड़े हुए। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर रहनुमा भी हैं, कन्वीनर भी हैं उस कमेटी के, जो नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेगी। बशीर अहमद मेमन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। मेमन साहब, आपका स्टेटमेंट ही मेरे सामने है इस वक्त और आपने वाज़ेह लिख दिया है कि एज ए कारकुन की हैसियत से आपने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और आपने ये भी कहा है कि क्या मुझे नौकरी नून लीग ने दी थी, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि आपने जो फेवर्स किए हैं नून लीग को उसकी वजह से आपको नवाजा गया है। फेवर्स कौन से हैं? एक तो आपने केसेस नहीं बनाए, दूसरा आपने PTI के चेयरमैन के बहुत सारी चीज़ें खोल के आवाम के सामने रख दी जिससे नून लीग बहुत खुश हुई। क्या हकीकत, क्या अफसाना? सर आप कुछ रोशनी डालेंगे हुजूर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने मुझे अपने शो पे लिया। माय प्लेजर सर। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, आपके सवालात बनते हैं। वन, कि मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। मुस्लिम लीग नून के 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी वोटर्स हैं। मैं 2.5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। आई एम वन ऑफ देम। ओके, राइट। कब से उनमें से एक सर? अभी नई कुर्बत शुरू हुई है या पुराना रिश्ता है कोई? I'll come to that. Right, मैं हर चीज़ आपको, हर चीज़ से। राइट सर, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, उसके बाद मैं डायरेक्टर जनरल FIA के तौर पे रहा हूँ 2.5 साल, जिसमें 1 साल नून लीग के ज़माने में रहा हूँ, 1.5 साल PTI के दौर में रहा हूँ, और उसमें से थोड़ा सा अरसा वो जो केयर टेकर सेटअप आया था उसमें भी था मैं। राइट सर। उसमें भी मैं DGFIA था। अब वो कंटिन्यू किया था मैंने एज DGFIA फ्रॉम नून लीग टू केयर टेकर, फ्रॉम केयर टेकर टू PTI इमरान खान साहब। ठीक सर। अब एक तो ये हो गया कि आई हैव बीन DGFIA इन बोथ दी गवर्नमेंट्स, बोथ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स। अब आ जाते हैं, मैंने केसेस नहीं बनाए। जो केसेस मैंने नहीं बनाए उनमें से थैंक गॉड मेहरबानी है PTI के उस वक्त के जो उनके ज़ार थे, जो शहजाद अकबर, उसने वो केस भिजवाया था नेशनल क्राइम एजेंसी UK को शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। बशीर मेमन ने तो नहीं बनाया, लेकिन NCA UK ने कहा कि ये बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और उनको क्लीन चिट दे दी। और फिर आप पर भी केसेस बन गए फिर? नहीं, मैं आ रहा हूँ। जी सर, मैं थोड़ा सा, जी सर। जो तो साहब आपने सवाल किया, पूरा मेरा सवाल जी सुन सर, लें, जी सर, प्लीज मेरा जवाब कंटिन्यू, सुन लें। प्लीज कंटिन्यू। देखें,
मैंने जो केस नहीं बनाया था वो यूके के एनसीए ने भी नहीं बनाया। फिर मरियम नवाज साहिबा को, कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ा, एक्विट किया, और उसमें एक कहा कि ये भी उनका जजमेंट का हिस्सा है कि जो प्राइमरी अक्यूज्ड नवाज शरीफ साहब हैं उनके पर ही इस्टेब्लिश नहीं होता तो इनके पर कहाँ से इस्टेब्लिश होगा। ठीक सर। अच्छा, इसी तरह के केसेस थे। फिर खुर्शीद शाह, फिर नून लीग के और भी लोग थे। ख्वाजा आसिफ का आर्टिकल 6, अगर आर्टिकल 6 लगाना हो तो फिर तो मतलब लगा देता तो ठीक था। अच्छा, फिर उसके बाद नाम ले लें जिस नून लीग के रहनुमा का, फिर खुर्शीद शाह साहब, उनकी जजमेंट पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट की मंसूर अली शाह साहब ने दी है। फिर मकबूल बाकर साहब जो अभी वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध के, उनकी जजमेंट है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है थ्रू नैब, इसलिए कि मैंने केसेस नहीं बनाए थे, नैब ने बनाए थे। ठीक। फिर उसके बाद जो मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई के लिए मुझे कहते रहे कि दहशतगर्दी का पर्चा बनाओ। एक तो उनकी बेगम साहिबा का अभी तो हर चीज़ आया हो गई है ना। बेगम साहिबा की फ़ोटो आई थी, पिक्चर आई थी नॉर्मल सी, ओके। किसी सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट की थी। उस पे आप ये सोचिए, उस पे कहा गया कि मरीम नवाज के सोशल मीडिया ने किया होगा तो ये वीडियो, ये वायरल हो रही है फ़ोटो। हालांकि वो कोई ऐसी कोई बुरी तस्वीर नहीं थी, ये खातून की तस्वीर थी, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह होती है खातून। बद अखलाकी है और क्राइम भी है, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको वो करना, लेकिन टेररिज्म नहीं है। फिर जज वीडियो स्कैंडल, उसमें उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ टेररिज्म का केस बनाओ। टेररिज्म और की आपने डेफिनेशन है। सारे केसेस नहीं बनाए इसीलिए आपको घर भेज दिया और आप पे केसेस मैं बना आ दिए। रहा हूँ नहीं, इसी पे बदमज़गी हुई। फिर कुछ उन्होंने बद अखलाकी की मेरे सामने, उसके अपने ऑफिस में। आजम तो अभी बाहर है ना, पूछ ले उससे। फिर एक आदमी जिसने 3.5 साल पाकिस्तान के तबाह किए, जी। पाकिस्तान को हर लिहाज से पीछे ले गया, और फिर एंड में उसने 9 मई कर दिया। आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ को। ठीक सर। अब सर मैं ये सोचने पर उसके साथ मजबूर हूँ, compare कर रहे हैं। सर, आप तो ऑनेस्ट ऑफिसर थे, आपने सच और हक का साथ दिया, आपने झूठे केसेस नहीं बनाए। आपके बाद जो आए हैं उन्होंने तो दबादब बनाए होंगे केसेस झूठे। फिर सर एक भी बना मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन नैब ने बहुत बनाए। नैब ने बनाया, उसकी जजमेंट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट से सारे के सारे एक्विट हुए, सारे के सारे एक्विट हुए। और मैं आपको बताऊं, एहसन इकबाल साहब ने खुद लिख के दिया कोर्ट को कि जो नैब अमेंडमेंट है उसका मैं फ़ायदा नहीं लेना चाहता। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं नहीं लेना चाहती फ़ायदा, आप ये केस चलाएं। सर पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ क्यों थी, ये तो बताएं मुझे। सर बात यह है कि वो जो एक ओमनी ग्रुप वाला केस था, उससे पहले ही इंक्वायरी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया, उसमें JIT बनाई थी जिसमें 5-6 डिपार्टमेंट से, हम अकेले नहीं थे। हाँ, हेड उसको FIA कर रही थी कि हमारे एडिशनल DG साहब हेड कर रहे थे। फिर उसके बाद उसमें FBR था, SCCP था, NAB था, और हम अकेले नहीं थे, स्टेट बैंक था। ओके। तो 5-6 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर के एक JIT रिपोर्ट जमा करवाई थी। हाँ, चूँकि DG FIA मैं था और FIA का हेड था उसका JIT का, तो उनके ख्याल में कि ये सारे का सारा मैंने ही चलाया होगा। एक भी वो केस ये कह दें कि झूठा है या फर्स्ट किया है,
बशीर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप गैर मशरूत तौर पर नून लीग में आए हैं या कोई बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको पावर में आने के बाद? क्योंकि 80-90% तो लोग यही कह रहे हैं कि इस वक्त नून लीग ही पावर में आने वाली है। भाई मैं एक छोटा सा गरीब सा आदमी हूँ, लोअर मिडिल क्लास का। आप खुद जतोई हैं, मुझे बताएं मेमन कोई इस पोजीशन में होता है? मैं डिक्टेट कराऊंगा पाकिस्तान के 3 मरतबा रहे हुए प्राइम मिनिस्टर को कि मैं तुम्हारी पार्टी में आता हूँ, 2.5 करोड़ तो वोट तुम्हारे पास है, मेरे 1 वोट आने से तुम्हारी जो है पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी वो हो जाएगी। पर नून लीग में बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं सिंध से ताल्लुक रखने वाले के बशीर मेमन साहब को क्यों ले आए हैं आप? इनसे अच्छे तो हम थे, काफी आपके खिलाफ ही लॉबी बन गई है नून लीग में, कहा जा रहा है सर, सिंध में स्पेशली। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो जो मीडिया पे चल रहा था, आज हमारी मीटिंग में जुबैर साहब भी आए थे, शाह मोहम्मद शाह साहब भी मौजूद थे। जाहिर है हमारा एक काम है, एक टारगेट है, डिसिप्लिन है पार्टी का। उन्होंने मुझे बनाया है कि जो यहाँ से जो उनके कारकुनों को, नवाज शरीफ साहब के कारकुनों को लेकर के जाना है जी, तो आप जो है इसको कारकुनों को सेफली उनके वेलफेयर का ख्याल करते हुए उनको ले आओ और फिर वापस भी उनको उनके घरों तक पहुंचाना। तो सिंध से कितना बड़ा काफिला जा रहा है सर? सिंध से कितना बड़ा काफिला जा रहा है? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे साथ अब ये प्रॉब्लम हो गई है कमेटी के साथ कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम उसी की कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से डिमांड पूरी कर जाए। क्या डिमांड है हुजूर, बता सकते हैं प्लीज? सर वो तो खैर अब मुनासिब नहीं होगा। चलिए अंदाजन बता दें, लाखों में है, करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों में तो नहीं है, मतलब हमारी ज़ाहिर है यहाँ से ले जाना लोगों को ही बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ना। क्योंकि सर सिंध में नून लीग तो ना होने के बराबर है ना सर, तो क्या आपके आने से सिंध में नून लीग कुछ एक्टिव होगी, कुछ करेगी सिंध के लिए नून लीग, या फिर वही पंजाब की पार्टी रहेगी? हुजूर वाला नवाज शरीफ पाकिस्तान का लीडर है। राइट सर। खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तानी कौम की मैं समझता हूँ तौहीन होगी अगर हम उसको कहें कि ये पंजाब की पार्टी है या पंजाब का लीडर है। ये पाकिस्तान लेवल की पार्टियाँ है, मैं ये कहूँगा पीटीआई भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है और बशीर मेमन साहब, लास्ट क्वेश्चन, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? ये तो खैर उनको पता होगा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ये फैसले करता हूँ। सर हैसियत तो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बहुत दी है, अल्लाह आपको और इज्जत दे और हैसियत दे। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर अहमद मेमन साहब, साबिक DGFIS नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त सिंध से एक्टिव नजर आ रहे हैं और कहा उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ साहब पंजाब की लीडर नहीं है, पंजाब की पार्टी नहीं है, ये पूरे मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए बशीर साहब कि उनको लग यही रहा है कि आने वाला वक्त नून का वक्त होगा, इसीलिए उन्होंने बहैसियत एक कारकुन पार्टी ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है, उम्मीद करते हैं आपको सोशल मीडिया पर हमारा प्रोग्राम जरूर मिल रहा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।